BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद बड़ा तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात हुआ हादसा, 17 मजदूरों की हुई मौत। पंजाब के पटियाला स्थित खालसा एड के हेड ऑफिस पर NIA ने की रेड। अब खबरें विस्तार के साथ। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। बता दें कि नूंह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। उधर नूंह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि यहां के 4 इलाकों में इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये हिंसा नूंह के बाद गुरुग्राम तक फैल गई है, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के अलावा रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। दरअसल नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे हिंसा भड़क गई। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान गुड़गांव के होमगार्ड नीरज और गुरसेवक समेत अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोग भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर पहुंचे। वह सुबह 11 बजे यहां पहुंचे और सबसे पहले दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो SP कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में NCP चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर PM मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार बैठे नजर आए। इस मौके PM ने कहा कि आज मैंने दगड़ूशेठ मंदिर में पूजा की। दगड़ूशेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की स्थापना पर शामिल हुए थे। ये सम्मान अविस्मरणीय है। जो संस्थान सीधे तौर पर तिलक जी से जुड़ा हो, उसे लोकमान्य तिलक सम्मान सौभाग्य की बात है। अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है, वो गंगा जी को समर्पित कर रहा हूँ। नमामि गंगे परियोजना के लिए इसे दान देने का फैसला लिया है। इस मौके पर PM ने कहा कि लोकमान्य तिलक भारत के स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक हैं। देश की आज़ादी में उनकी भूमिका, उनके योगदान को कुछ घटनाएं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं इस अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं। आपको बता दें कि शरद पवार का PM मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी संगठन इंडिया के नेताओं को रास नहीं आ रहा। खासकर कांग्रेस के नेताओं में इस बात को लेकर बेचैनी है कि मुंबई में होने वाली विपक्ष की आगामी बैठक से पहले शरद पवार का मोदी के साथ दिखना गलत संदेश देता है। विपक्ष को ये भी अंदेशा है कि BJP जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि विपक्ष में बांटा जा सके। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात हादसा हो गया। शाहपुर के पास सरलांबे में हाईवे पर पुल निर्माण के दौरान एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 17 मजदूरों की मौत हो गई। बता दें कि हाईवे पर रात में निर्माण कार्य चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1:30 बजे गर्डर मशीन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। बता दें कि अब भी इसके नीचे कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है। NDRF के असिस्टेंट कमांडर सारंग कुर्वे ने बताया कि रेस्क्यू का काम सुबह 5:30 बजे से जारी है। दरअसल गर्डर मशीन का वजन काफी होने से उसे जल्दी से हटाया नहीं जा सका। सुबह करीब 8 बजे क्रेन आने के बाद ही रेस्क्यू काम में तेजी आई।
इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि घटना की जांच के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। लोकसभा में 8 से 10 अगस्त के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, जिसके आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष द्वारा प्रायोजित कदम का जवाब दे सकते हैं। ये निर्णय लोकसभा की व्यापारिक सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया, जिसका विपक्षी गुट इंडिया और भारत राष्ट्र समिति ने बहिष्कार किया। बता दें कि दोनों दलों ने मांग की कि सदन को तुरंत इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का विरोध किया। वहीं सरकार ने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो सदन के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत विचार करना अनिवार्य बनाता हो। सरकार ने तर्क दिया है कि नियम कहता है कि प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए। पंजाब के पटियाला स्थित खालसा एड के हेड ऑफिस पर एनआईए ने रेड की। रेड सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक करीब 5 घंटे तक जारी रही। इस रेड दौरान खालसा एड के भारत में एमडी अमरप्रीत सिंह के घर, गोदाम और दफ्तर में भी सामान और दस्तावेजों की जांच की गई। खालसा एड के वॉलंटियर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि अमरप्रीत सिंह के घर पर रेड के दौरान केवल उनसे और उनके पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ की गई है, लेकिन एनआईए की टीम रेड के बाद अपने साथ कोई दस्तावेज या कोई अन्य सामान लेकर नहीं गई। हालांकि रेड के दौरान लोकल पुलिस एनआईए की टीम के साथ थी, लेकिन पूछताछ के दौरान पटियाला पुलिस को भी साथ नहीं रखा गया। फिलहाल इस संबंधी किसी पुलिस अधिकारी के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कुल्लू मनाली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ भारी बारिश से कुल्लू मनाली में हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण किया। नितिन गडकरी ने कहा कि आपदा से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नदी ने सब कुछ बहा दिया, इसलिए नदी के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, जिससे पता चल सके कि ऐसा क्यों हुआ। विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई जो 3-4 अगस्त को कुल्लू मनाली आएगी और तबाही के कारणों का पता लगाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को टेक्निकल कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जो नदी में सिल्ट और पत्थर से ऊपर चढ़ रहे वाटर लेवल को कम करेगा। इससे पानी इधर उधर नहीं भागेगा और बाढ़ से नुकसान कम होगा। उन्होंने कहा कि नदी से निकलने वाले पत्थर से एनएचएआई नदी किनारे बड़ी बड़ी दीवारें लगाएगा, इससे नुकसान को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाऊंगा और जो संभव होगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। बिहार में जाति आधारित जनगणना को रोकने के लिए दाखिल याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही नीतीश सरकार अब प्रदेश में जातिगत जनगणना करवा सकेगी। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने जातिगत जनगणना रोकने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को याचिका खारिज करते हुए बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। बता दें कि जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए 5 अलग-अलग याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कई दिनों तक सुनवाई की और अपना महत्वपूर्ण फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई की थी और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए उसे तत्काल रोकने के लिए दलील दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। अगर ऐसा बिहार सरकार करती है तो व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन होगा। इस पर बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा था। बिहार सरकार की ओर से कहा गया था
कि यह जातिगत जनगणना नहीं बल्कि सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण में जो 17 सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे किसी की निजता के अधिकार का हनन नहीं होता। कोर्ट में बिहार सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और कोर्ट ने भी बिहार सरकार को राहत देते हुए जातिगत जनगणना के मामले में बड़ी राहत दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को अपने हथियार मॉडर्नाइज करने का आदेश दिया है। शी ने यह आदेश सिचुआन प्रांत में एयरफोर्स के वेस्टर्न थिएटर कमांड की निगरानी के बाद दिए। शी ने कहा कि जब चीन की सिक्योरिटी सिचुएशन असर था और अनिश्चितताओं से जूझ रही हो, उस दौरान सेना को दिए गए टास्क पूरे करने हैं। दरअसल शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के जनरल सेक्रेटरी होने के अलावा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। शी जिनपिंग ने चीन की सेना से डिमांड की है कि वो जल्द से जल्द सेना में नए हथियारों को जोड़े और लड़ाकू बल बनाए। वहीं उन्होंने सेना को असल लड़ाई जैसे हालात बनाकर ट्रेनिंग करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेना के लिए ये जरूरी है कि जो काम उन्हें चीन के लोगों और पार्टी ने दिए हों वो पूरे किए जाएं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।